हेलो एंड वेलकम। आज जो हम आप लोगों के लिए टॉपिक लाए हैं वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं चाहे क्लरिकल लेवल के हो या ऑफिसर लेवल के हो, प्रायोरिटी सेक्टर से तो क्वेश्चन आता ही आता है। और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से पूछे जाते हैं। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं उसमें सारे टेक्निकल पॉइंट जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से के रिलेटेड हैं वो डिस्कस कर लेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जो अभी प्रीवियस ईयर में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से क्वेश्चन बैंक एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी एंड में डिस्कस कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। जो हमारी पहली टर्म है वो है एएनबीसी सीईओ बी। एएनबीसी होता क्या है? जब भी आरबीआई बैंक को पीएसएल के अंडर टारगेट देगी तो उसका जो बेस बनता है वो बनता है एएनबीसी। एएनबीसी का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी टोटल जो कस्टमर्स को बैंक लोन दे देगा या ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे देगा या कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो उस सब को हम एएनबीसी बोलते हैं। सीईओ बी जो एंडोर्समेंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो टर्म याद रखनी है वो होगी एएनबीसी। जो हमारी दूसरी टर्म है वो है पीएसएल। पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसको हम आगे विस्तार में वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो तीसरी टर्म है वो है प्लेज और हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन बेसिकली होता क्या है? जब भी बैंक फाइनेंस करता है मूवेबल गुड्स को तो उसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कार ले ली बैंक से, या आपने कार ले ली, या किसी कस्टमर ने कार ले ली। तो अगर आप मैं या कोई भी कस्टमर उस लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक किस पावर से उस गाड़ी को उठाएगा? तो वो जो पावर होता है वो हाइपोथिकेशन होता है। जब भी मैं डिफॉल्ट कर लूंगा तो बैंक आएगा मेरी गाड़ी को उठा ले सकता है। तो जिस पावर से वो गाड़ी को उठा लेगा उसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं। जब भी बैंक फाइनेंस करती है मूवेबल गुड्स को, फॉर एग्जांपल कार को किया फाइनेंस या क्रॉप्स को फाइनेंस कर लिया तो उसको, या स्टॉक को फाइनेंस किया तो उसको हम हाइपोथिकेशन के अंडर बैंक रखता है। या जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई भी बैंक फाइनेंस करता है, फॉर एग्जांपल लैंड या बिल्डिंग पे करेगा तो उसको हम मॉर्गेज बोलते हैं। तीस अब जो चौथी टर्म है वो एफपीओ और एफपीसी की है। एफपीओ होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एफपीसी होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ छोटे से स्तर पर होता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है वो कंपनी में चेंज हो जाती है। स्टार्टअप तो आप सबको पता होगा, आजकल का दौर जो है वो स्टार्टअप का ही है। स्टार्टअप बेसिकली इनोवेटिव और आइडिया होता है नए प्रोडक्ट का। कुछ भी नया मार्केट में आएगा जो एग्जिस्टेंस में नहीं हो, या कोई भी इनोवेटिव आइडिया जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। व्हाट इज पीएसएल? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को विस्तार में जानने से पहले हम टर्म प्रायोरिटी को पहले डिफाइन करेंगे। प्रायोरिटी होती क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं, शाम को ऑफिस से आ गए, डिनर कर लिया, सुबह उठना है फिर ऑफिस जाना है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है? ऑफिस जाना, ब्रेकफास्ट करना, या पहले ब्रश करना? ऑब्वियसली जब सुबह उठेंगे पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी वो होगी ब्रश करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, तब ऑफिस जाएंगे। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑफिस जाना भी इंपॉर्टेंट है, खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है, और ब्रश करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? पहले ब्रश करने को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ही जब भी बैंक लैंडिंग करेंगे यानी कि लोन देंगे, लेकिन जो पहले प्राथमिकता देनी है उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। सिंपल। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आर दो सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर करती है, इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए, और उनको इंपॉर्टेंस देनी ही देनी होगी अदर सेक्टर्स के रिलेटेड।
और जो डेफिनेशन पीएसएल की थी वो आरबीआई के रिपोर्ट नेशनल क्रेडिट काउंसिल जो 1972 में पब्लिश किया गया था उसमें दी गई है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरीज, पीएसएल की कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे प्राथमिकता पे जो है वो है एग्रीकल्चर। आरबीआई बोलता है सब कुछ छोड़ दो पर एग्रीकल्चर को लोन दे दो, क्योंकि ये कल्चर सब पे बारी है। चाहे आप केसीसी करो, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री में दे दो, चाहे आप पिसीकल्चर में दे दो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में दे दो, चाहे फिशरीज में दे दो, वो आपका सारा एग्रीकल्चर में आएगा। उसके बाद है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये भी पीएसएल में आता है। उसके बाद किसी कस्टमर को अगर एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट चाहिए तो वो भी हमारा पीएसएल में आ जाएगा। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जिंदगी में तो वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए भी आरबीआई बोलता है जो पैसा आप दोगे वो पीएसएल में आ जाएगा। फिर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? अगर आपको रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सैनिटाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो या सैनिटाइजेशन को अपग्रेड कर रहे हो, स्ट्रीट लाइटिंग करते हो, वो सब आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं हमारे, या रूफ टॉप पे जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, वो सारा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, या विंड एनर्जी जो होती है। फिर है हाउसिंग। मकान बनाने के लिए भी जो पैसा दिया जाएगा वो है पीएसएल में काउंट हो जाएगा। फिर है अदर्स। इस चार्ट को जरा गौर से देख लीजिए। कुछ तो याद आया होगा जब बैंकिंग का कैरियर स्टार्ट किए थे या बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे, यहाँ से तो क्वेश्चन दिखे ही होंगे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई हो गया है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स हैं, इसलिए हमें इनको याद करना ही होगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार इनको। 4 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग में है कैटेगरीज, दूसरे में है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फिर है आरआरबी, फिर है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना होता है? वो होता है 40% ऑफ एएनबीसी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एएनबीसी होता क्या है। आरआरबी के लिए ये 75% ऑफ एएनबीसी होता है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% होता है। एग्रीकल्चर में उस 40% का 80% ऑफ एएनबीसी होता है सबके लिए, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए भी, आरआरबी के लिए भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी वही है, 7.5% हर किसी में होता है, डीसीबीज में भी, आरआरबीज में भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी। उसके बाद है एडवांस्ड वीकर सेक्शन, जो 40% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट था डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को, उसका 12% ऑफ एएनबीसी एडवांस्ड वीकर सेक्शन होता है, 15% आरआरबीज को होता है और 12% ऑफ एएनबीसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को होता है। अब डिस्कस करते हैं टारगेट जो मिले हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और वीकर सेक्शंस को, जो आरबीआई ने रिवाइज की थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो क्वेश्चन अगर हायर लेवल में पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, या वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो टारगेट रिवाइज किया गया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसका जो टारगेट रिवाइज टारगेट है 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 10% है, और वीकर सेक्शन के लिए वो 12% है। अब जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो एएनबी से नहीं पूछे जाते। अब जो पूछे जाते हैं, जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है आईबीपीएस का हायर लेवल के एग्जाम्स में, वो है एनडब्ल्यूआर, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ये बोलता है अगर किसान आपके पास एनडब्ल्यूआर लेके आ गया तो उसको कितना लोन मिल सकता है उस रिसीट के अगेंस्ट में। या पूछेगा फुल फॉर्म डब्ल्यूडीआरए के क्या है, डब्ल्यूडीआरए जो इसको रेगुलेट करता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो डब्ल्यूडीआरए जो होता है वो होता है वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी।
तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ ₹75 लाख। यानी कि इसमें पूछा गया है जो लोन दिया जाएगा किसके हाइपोथिकेशन या प्लेज के अगेंस्ट में एनडब्ल्यूआर एनडब्ल्यूआर के, वो कितना दिया जाएगा। वो मैक्सिमम 75 लाख दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, और वो लोन जो दिया जाएगा वो 12 महीने के लिए दिया जाएगा। अगर वो एनडब्ल्यूआर या एएनडब्ल्यूआर नहीं होगा लेकिन वेयर हाउस रिसीट होगा तो उसको 50 लाख दिया जाएगा। अब इससे क्या फायदा होता है। एनडब्ल्यूआर के तीनों यानी कि फॉरवर्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिट है। एनडब्ल्यूआर यानी कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, फार्मर को क्या फायदा है, उसको बेटर प्राइस मिलता है, वो टाइमली क्रेडिट मिलता है। बेटर प्राइस कैसे मिलता है, वो उधर इधर ना भटकते हुए, ओपन मार्केट में ना बेचते हुए, वेयर हाउस में उसने जमा कर दिया अपना प्रोड्यूस, और उसको जब रिसीट मिलेगा उसके अगेंस्ट, मान लो उसको फिर जरूरत पड़ी पैसों की, तो उस रिसीट के अगेंस्ट वो इजीली लोन ले सकता है। बैंक्स को क्या फायदा मिला, कॉस्ट रिडक्शन आ गई और रिस्क भी रिड्यूस हो गई। और कल को फार्मर डिफॉल्ट हो जाएगा, हमारे पास एनडब्ल्यूआर है, उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फायदा हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुई, और जो सारा ये जो लोन हो रहा है इसका सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि अगर एफपीओ और एफपीसी को दिया जाएगा लोन तो कितने अमाउंट तक वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। तो एफपीओ और एफपीसी का 5 करोड़ तक है। अगर ऐसे ही एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में दिया जाएगा तो 50 करोड़ है। अगर फूड और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा तो 100 करोड़ है। अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिया जाएगा इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज तो 20 लाख तक वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद है जो सोलर बेस्ड पावर जनरेशन है या आपका विंड मिल है या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनको अगर दिया जाएगा तो 30 करोड़ है। ये एनटीटी के केस में है। अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया जाएगा तब 10 लाख पर बोरोवर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में काउंट होगा। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है तो 10 करोड़ है, और अगर स्कूल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को दिया जाता है तो 5 करोड़ है। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से कहाँ कहाँ से पूछे गए। अगर आप देखोगे तो इसमें तो एएनबीसी कहीं है ही नहीं, वीकर सेक्शन कहीं है ही नहीं। अब जो क्वेश्चन का लेवल हो गया है वो थोड़ा सा हाई हो गया है। आप देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर था, आरआरबी स्केल 2, नबार्ड, इवन की यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट से एक बार इनकी लिमिट चेक करते हैं। अगर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होगा या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होगा तो उसकी लिमिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में वो 75 लाख रुपीज़ है। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपीज़ है। फूड और एग्रो प्रोसेसिंग ये 2 बार पूछा गया था, मेरी स्लाइड में भी ये 2 बार आ गया है। एक तो एएफओ 2023 और नबार्ड 2023 में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है वो 100 करोड़ है। एजुकेशनल पर्पजेज के लिए अगर दिया जाएगा तो 20 लाख है। रिन्यूएबल एनर्जी या यूपीएससी में पूछा गया था, 30 करोड़ रुपीज इसका आंसर होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो 5-6 दिन पहले पेपर हुआ नेफिड का उसमें पूछा गया है, 5 करोड़ इसका आंसर है। रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंडिविजुअल अगर होगा तो वो 10 लाख है, अगर फॉर एंटिटी होगा तो वो 30 करोड़ है। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग एफओ 2023 एग्रीकल्चर के पेपर में पूछा गया है, उसका जो आंसर है वो है 100 करोड़। और उसके बाद अदर देन एनडब्ल्यूआर अगर होगा, वेयर हाउस रिसीट होगा तो उसका 50 लाख आंसर है। अब चेक करते हैं कि अभी तक जो हमने वीडियो में देखा तो कुछ हम सीखे कि नहीं सीखे, कुछ याद रहा कि नहीं याद रहा। क्वेश्चन इस लेवल से पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्टिविटीज स्कूल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 करोड़ रुपीज होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एफपीओ एफपीसी असिस्टेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसका जो आंसर होगा अभी अभी वीडियो में हमने पढ़ लिया था, उसका जो आंसर है वो है 100 करोड़। इसके बाद
एक और क्वेश्चन जो आया था पेपर में, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट प्रेजेंट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर लोन्स अगेंस्ट प्लज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूड वेयरहाउस रिसीट अगेंस्ट NWRs ENWRs फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 75 लाख रुपीज इसका आंसर है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 33.33% टू 40% अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ। ये क्वेश्चन तो आज तक कभी नहीं आया, लेकिन क्या पता आ जाए। जब 1972 में पहले PSL के टारगेट दिए गए थे तब 33.33% थे, तो उसके बाद ये इंक्रीज हुआ था रिकमेंडेशन ऑफ KS कृष्णस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, व्हाट इज द एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर PSL। इसका जो आंसर होगा वो है 100 करोड़। आशा करते हैं कि आपको जो वीडियो का कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी जो ये चैनल है दिल से बैंकर्स को, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।